बेटे आज का टॉपिक हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में बेटे हमने पहले जो देखे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स। अब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जो हैं या मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं पौधे के, उन्होंने बेटे बना दिए थे गैमीट्स। अब मेल पार्ट जो था उसका एंड्रोशियम और जो फीमेल पार्ट जो था उसको हमने नाम दिया गाइनेशियम का। जो एंड्रोशियम था उसके यूनिट को हमने नाम दिया था स्टेमन का, और जो गाइनेशियम था उसके हमने एक जो यूनिट है उसको नाम दिया था कार्पल का। अब स्टेमन के अंदर जो एंथर है उसके अंदर हमारे पास ट्यूब न्यूक्लियस बन चुके और जनरेटिव न्यूक्लियस जो हैं वो बन चुके। जनरेटिव न्यूक्लियस जो है वो कन्वर्ट हो गया डिवीजन के बाद स्पर्म्स के अंदर, और ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो एज सच रहता है। ट्यूब न्यूक्लियस भी अप्लाइड है और जनरेटिव न्यूक्लियस जो हैं जिन्होंने स्पर्म्स बने जिनसे वो स्पर्म्स जो हैं वो भी हैप्लॉइड है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमारे पास गाइनोशियम जो है, कार्पल जो है, उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है। एक हमारे पास सुराही नुमा स्ट्रक्चर बनी जिसका अपर पोर्शन जो था वो कहलाया स्टिग्मा। जो नेक है उसकी सुराही नुमा उसको हमने कहा स्टाइल, और जो उसका बेजल पोर्शन है दैट इज कॉल्ड ओवरी। अब ये जो हमारे पास ओवरी होती है इसमें 1 to many ओव्यूल्स होते हैं। हम फॉर एग्जांपल एक ओव्यूल से एग्जाम्पलरी तौर पर शुरू करेंगे। ओव्यूल की दीवारें होती हैं। अब इसके अंदर भी हमारे पास गैमीट्स मौजूद हैं। हमारे पास मैक्रोस्पोर्स जो हैं वो बने। अब मैक्रोस्पोर्स के अंदर माइटोसिस हुई थी रिपीटेड, और उनसे हमारे पास एग सेल बने और साथ उसके कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स बनी। ये डिवीजन के प्रोसेस से माइटोसिस के ज़रिए मुख्तलिफ हमारे पास न्यूक्लियाई बन गए जो कि हमारे एक ओव्यूल के अंदर मौजूद होते हैं। अब इसके अंदर एक हमारे पास एग सेल बना और एक हमारे पास फ्यूजन न्यूक्लियस बना। जो फ्यूजन न्यूक्लियस है वो हमारा डिप्लॉयड होता है, जबकि जो एग सेल होता है वो हमारा हैप्लॉयड होता है। फ्यूजन न्यूक्लियस में चूंकि दो न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं इसलिए वो डिप्लॉयड है, और जो हमारा एग सेल होता है उसमें चूंकि एक न्यूक्लियस मौजूद होता है जो कि हैप्लॉयड होता है। अब फ्यूजन न्यूक्लियस जो है ये चूंकि डिप्लॉयड है, इसके अंदर दो न्यूक्लियाई मौजूद है, और जो एग सेल है वो चूंकि हैप्लॉयड है उसके अंदर एक न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है। अब नेक्स्ट हमारा पोलन ग्रेन जो है वो इसके ऊपर ड्रॉप होगा, और पोलन ग्रेन का किसी स्टिग्मा तक पहुंचना दैट इज कॉल्ड पोलिनेशन। अब इस पोलन ग्रेन के अंदर एक हमारे पास ट्यूब न्यूक्लियस था और दो इसके अंदर हमारे पास हैप्लॉइड स्पर्म्स थे। अब ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो आगे मौजूद होता है
और स्पर्म्स उसमें पीछे मौजूद होते हैं। ट्यूब न्यूक्लियस जो है उसका फंक्शन ट्यूब बनाना इन द स्टिग्मा स्टाइल एंड रीचेज अप टू ओवरी। अब चूंकि ये स्पर्म्स और हमारे ट्यूब न्यूक्लियस ये बने थे रिपीटेड माइटोसिस से, पहला जो डिवीजन थी वो मियोसिस से हुई थी, इसलिए ये हैप्लॉइड हो गए। फिर उसके बाद इनमें रिपीटेड माइटोसिस हुई तो ये भी हैप्लॉइड सेल्स ही आप कह लो बने, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स ही बनी। अब बेटे ये जो हमारा प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन to the stigma of the flower, that is called pollination। अब ये जो पोलिनेशन है बेटे ये मुख्तलिफ तरह की हो सकती है। ये पोलिनेशन सेल्फ भी हो सकती है, ये पोलिनेशन जो है ये क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकती है। अब ये पोलिनेशन का प्रोसेस मुख्तलिफ जरियों के जरिए होता है। पोलिनेशन जो है वो विंड के जरिए भी हो सकती है, पोलिनेशन जो है वो पानी के जरिए भी हो सकती है, और पोलिनेशन जो है वो इंसेक्ट्स के जरिए भी हो सकती है। सेल्फ पोलिनेशन जो है उसमें उसी फूल या उसी पौधे के किसी दूसरे फूल तक हमारे पोलन ग्रेन का गिर जाना, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। फॉर एग्जाम्पल हम ये एक पौधा ड्रॉ करते हैं, दो फ्लावर्स हैं इसके ऊपर। अब इसमें अगर इसी का पोलन ग्रेन इसी फूल के स्टिग्मा पर गिर जाता है तब भी ये सेल्फ पोलिनेशन होगी, और अगर इसका पोलन ग्रेन जो है वो गिर जाता है स्टिग्मा पर उसी पौधे के किसी दूसरे फूल पर तब भी ये सेल्फ पोलिनेशन का प्रोसेस ही कहलाएगा। जबकि जो क्रॉस पोलिनेशन होती है उसमें ये प्रोसेस जो है थोड़ा डिफरेंट होगा। सपोज उस सूरत हाल में हमारे पास दो पौधे हैं एक ही स्पीशीज के, दोनों के ऊपर फूल लगे हुए हैं। अब एक पौधे का पोलन ग्रेन दूसरे पौधे के स्टिग्मा पर गिर जाए, एक पौधे के फूल से दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा पर गिर जाए, तो तब ये वाली जो पोलिनेशन होगी ये कहलाएगी क्रॉस पोलिनेशन। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि इसमें स्पीशीज सेम होगी, पोलिनेशन टू डिफरेंट स्पीशीज के माबैन नहीं हो सकती। सेल्फ में क्या था, उसी पौधे के फूल के एक फूल या कोई दूसरा फूल उसी पौधे पे लगा है तो उस पे गिर जाए। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, सेम स्पीशीज के दो पौधे हैं, एक का पोलन ग्रेन दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा पर गिर जाए, तो देन दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। और ये प्लांट टू प्लांट वेरी करती हैं ये वाली जो टाइप ऑफ पॉलिनेशन। कुछ पौधे सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं, कुछ पौधे सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं, और कुछ पौधे जो हैं उनमें दोनों तरह की पॉलिनेशन हो सकती है। पॉलिनेशन के मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट तरीकेकार होते हैं।
अच्छा जी, अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। चाहे वो सेल्फ पॉलिनेशन है, चाहे वो क्रॉस पॉलिनेशन है, पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पर गिर गया। अब यहां पर ये इस पोजीशन में आएगा कि ट्यूब न्यूक्लियस इसका पहले, दैट विल बी फॉलोड बाय टू स्पर्म्स। अब जैसा हमने बेटे पहले डिस्कस किया है कि ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है इसका काम है स्टिग्मा और स्टाइल में से ट्यूब बना के चलना। ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो ट्यूब बनाता जाएगा। ये स्टिग्मा से गुजरा, स्टाइल में से होता हुआ ओवरी तक पहुंचा, ओवरी से अब ये ओव्यूल के अंदर दाखिल होगा। अब स्पर्म्स जो हैं वो इस ट्यूब न्यूक्लियस को फॉलो करेंगे, वो उस ट्यूब के अंदर ट्रेवल करते चले आएंगे। जिस तरह से ट्यूब बनी हुई है, स्पर्म्स को रास्ता मिल रहा है, वो उसके अंदर जो है वो चलते आ रहे हैं और वो कोशिश करेंगे उसको फॉलो करने की, ट्यूब न्यूक्लियस को। अब जब ये ओव्यूल के अंदर दाखिल होंगे तो अब यहां पर दो स्ट्रक्चर्स मौजूद थी, एक हमारा फ्यूजन न्यूक्लियस और एक हमारा एग सेल। दोनों में से एक स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करेगा बेटे हमारे फ्यूजन न्यूक्लियस को, तो वो बना देगा एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर जिसको हम एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का नाम देंगे। अब डिप्लॉइड वो पहले थी, अब हेप्लॉइड एक और स्पर्म उसके साथ आके मिल गया, अब ये 3n हो चुकी, ये ट्रिप्लॉइड होगी। अब दूसरा स्पर्म जो हमारा बचा वो मिलेगा एग सेल के साथ, और एग सेल जो था वो हमारा हेप्लॉइड था। अब जब स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं दे फॉर्म जाइगोट। अब ये एक 2n स्ट्रक्चर बनेगी, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ हेप्लॉइड स्पर्म विद हेप्लॉइड एग। चूंकि स्पर्म हमारे पास दो थे, दोनों में से एक ने आके मिला एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के साथ, फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ सॉरी, और दूसरा आके मिला हमारे जाइगोट के साथ। अब चूंकि एक ही टाइम पर हमारे पास दो तरह की फर्टिलाइजेशन हो रही है, एक ही टाइम पर हमारे पास दो तरह की फर्टिलाइजेशन हो रही हैं, एक एग सेल के साथ और दूसरी फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ। अब इसलिए इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स। याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन होती अगर सिर्फ एक स्पर्म एक एग के साथ मिलता। अब यहां पर चूंकि दो स्पर्म एक एग के साथ मिल रहा है और दूसरा फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ मिल रहा है, एक जाइगोट बना रहा है और दूसरा हमारे पास एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना रहा है, तो इस फर्टिलाइजेशन को हम नाम देंगे डबल फर्टिलाइजेशन। ये दोनों चूंकि साइड बाय साइड हो रही हैं, एक दूसरे के साथ साथ हो रही हैं, एट अ टाइम हो रही हैं, एक ही वक्त में हो रही हैं, तो इसलिए इनको हम नाम देते हैं दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। अब ये जो हमारा एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये जब डेवलप होगा, इसमें फर्दर रिपीटेड माइटोसिस का प्रोसेस होगा, तो ये डेवलप होगा एक नई स्ट्रक्चर में जिसको हम नाम देंगे एंडोस्पर्म टिश्यू। अब ये एंडोस्पर्म टिश्यू जो है बन गया। अब उसके बाद ये जो जाइगोट बना स्पर्म और एग की फ्यूजन से, दैट undergoes repeated mitosis and it is converted into a new structure that is called an embryo। अब ये एम्ब्रियो जो है इसने डेवलप होके एक नए सीडलिंग में तब्दील होना।
अब आपने देखा होगा बहुत सारे बीज, उनकी ज़्यादातर जगह जो है वो घेरी होती है हमारे पास एंडोस्पर्म टिश्यू ने, और उसके अंदर एक बहुत छोटा सा एम्ब्रियो नन्हा पौधा मौजूद होता है। ये एक पूरे बीज की साख्त होती है। अब एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है, ये जब तक हमने बोना नहीं बीज को, तब तक उस नन्हे पौधे को, उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। जब से बीज पैदा हुआ उसको बोने तक जो एम्ब्रियो ने जिंदा रहना है, तो वो जिंदा रहेगा न्यूट्रिएंट्स हासिल करके। किससे? हमारे एंडोस्पर्म टिश्यू से। जब हम उसको बो देंगे तो तब वो अपनी जड़ें बनाएगा, रूट्स बनाएगा, उन रूट्स से ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स हासिल करना शुरू कर देगा। तब जो है हमारे एंडोस्पर्म टिश्यू का फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, वो उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करेगा। फिर वो पौधा, वो नन्हा पौधा जो सीडलिंग जो है, वो अपनी खुराक खुद हासिल करना शुरू कर देगा। आम की गुठली की एग्जांपल है, अगर आप उसको खोलो तो उसमें आपको एक बड़ी गुठली सी नजर आती है। गुठली के अंदर वो बेसिकली एंडोस्पर्म टिश्यू होता है, और उसके साथ एक बहुत छोटा सा सीडलिंग जो है वो लगा होता है, कि एम्ब्रियो जो है वो अटैच्ड होता है। अब उसका काम, जब तक उस गुठली को बोया नहीं जाना, तब तक उस एंडोस्पर्म टिश्यू ने न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने होते हैं हमारे एम्ब्रियो को। अब इस फर्टिलाइजेशन के बाद, तमाम तर प्रोसेसेस के बाद, ये हमारा एक बीज जो है उसमें डेवलप हो जाता है। अगर तो हमारा ओव्यूल एक है तो उसके अंदर एक बीज होगा, और अगर उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के बहुत सारे ओव्यूल्स मौजूद हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे बीज जो हैं वो बन जाएंगे। यहाँ तक रखते हैं।